नमस्कार साथियों। कल की क्लास में अपन ने बात किया था कि एक संकर जो संकरण होता है उसके अंदर मुख्य रूप से कहें तो जैसे कि एक लंबा पादप है शुद्ध रूप से और दूसरा बौना पादप है। जब इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं तो इनसे अपने को F1 पीढ़ी के अंदर सभी कैसे पादप प्राप्त होते हैं, लंबे पादप प्राप्त होते हैं। फिर आपने यहाँ से एक बात बोली कि यदि आप इस F1 पीढ़ी का वापस F1 पीढ़ी से क्रॉस कराते हैं तो जो अगली आने वाली पीढ़ी है उसमें किस तरीके की संरचना देखने को मिलती है। तो यह अपने को इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलेगा। सभी ये 3 पादप कैसे होंगे, लंबे होंगे, और एक पादप कैसा होगा, बौना होगा। यह है इनका लक्षण प्रारूप जिसे अपन कह सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे इसमें। तो सबसे पहले जो कल अपनी चर्चा थी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही कैसे पौधे हैं, लंबे हैं, जबकि स्मॉल टी बौने पौधे हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूं कैपिटल टी की एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल टी की कितनी प्रति होनी चाहिए, दोनों प्रतियां होनी चाहिए। कैपिटल टी यानी ऐसा जो मतलब कहें एक ही प्रति पौधे को लंबा बना पा रही है, तो ऐसा लक्षण क्या कहला रहा है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। जबकि जो स्मॉल टी के जैसे लक्षण हैं, ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण। यानी अप्रभावी लक्षण वो लक्षण है जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुए, F1 में प्रकट नहीं, लेकिन F2 के अंदर इन्होंने अपना रूप दिखाया है। क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। यानी कि अभी तक जो अपन क्रॉस करा रहे थे, ये संकरण अध्ययन कर रहे थे, वो क्या था, एक ही अपने पास था विकल्प। यदि विकल्प 2 हो, जैसे अभी अपन ने लंबेपन पादप का लंबापन ले रखा था, यदि अपन 2 विकल्प यहाँ पे लेते हैं, जैसे गोल बीज और लंबा पौधा, दूसरी चीज ले झुरीदार बीज और बौना पौधा, मतलब 2 लक्षण ले लिए, एक तो बीज का आकार कैसा है और एक पौधे की साइज। इनके बीच में संकरण कराया तो देखो कि संतति कैसी मिलेगी। F1 पीढ़ी में तो अपने को सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले मिलेंगे, यानी F1 पीढ़ी में जो सभी पौधे होंगे वो कैसे प्राप्त होने वाले हैं, लंबे और गोल बीज वाले प्राप्त होने वाले हैं। इसको अपन यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं आसानी से, कोई इसमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लोड लेने की। देखिए ये जो डायग्राम है यहाँ आपको आसानी से दिखाई दे रहा है कि ये गोल भी है मटर, और यहाँ देखा जाए तो हरे रंग का है। तो गोल और जो हरे बीज है, गोल के लिए आपका यहाँ पे आर आर और हरे बीज के लिए स्मॉल वाई इन्होंने लिया है। दूसरा इसने लिया कि झुरीदार बीज है और उसके बीज का रंग कैसा है, पीले बीज है, तो इसके लिए इसने यहाँ से लिया स्मॉल आर कैपिटल वाई। दोस्तों यदि इसने देखा तो इससे जो गैमेट आएगा, मतलब जो गैमेट आएगा वो यहाँ से एक तो कैपिटल आर लेके आएगा, एक स्मॉल वाई लेकर के आएगा, यानी ऐसी सिचुएशन का गैमेट आएगा। और यहाँ से यदि कोई गैमेट आएगा, युग्मक आएगा, तो वो स्मॉल आर और कैपिटल वाई लेकर के आएगा। और इनके संकरण से अपने को F1 पीढ़ी में यह स्थिति मिलेगी, इस स्थिति के सभी बीज पीले होंगे और गोल होंगे। तो ये F1 स्थिति है। तो F1 स्थिति के अंदर अपने को क्या मिला, F1 स्थिति में बोला कि सभी पौधे लंबे हैं और गोल बीज वाले हैं। ठीक है, पौधे भी लंबे हैं और बीज उनका कैसा है, गोल है और पीला रंग है। तो लंबाई और गोल बीज कैसे लक्षण हो गए, प्रभावी लक्षण हो गए। परंतु क्या होता है जब F1 संतति के स्वनिचेषण से F2 पीढ़ी संतति प्राप्त होती है, तो मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले, कुछ लंबे, कुछ झुरीदार बीज वाले, कुछ बौने। परंतु F2 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे, उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुरीदार बीज वाले हो सकते हैं, और कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले हो सकते हैं। ये बात कर रहा है कौन सी पीढ़ी की, F2 पीढ़ी की।
तो F2PD में नए लक्षणों का संयोजन देखने को मिला जब बीज का आकार और रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों के पुनर्संयोजन से युग्मनज बना, यानी जाइगोट बना। तो जो F2PD में अग्रणी रहा, अतः लंबे बोने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि पौधा लंबा होगा या बोना होगा, गोल होगा बीज कि झुर्रीदार होगा, ये सब लक्षण जो है वो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि लंबे के साथ गोल ही जाएगा, कहीं जरूरत नहीं है इस चीज की, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लक्षण कैसे वंशानुगत होते हैं, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यहाँ यदि अपन आगे और चर्चा करें इसके अंदर, तो यहाँ से देख सकते हैं कि मामला क्या सीन बैठता है। यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो ये लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं देखते हैं। आनुवंशिकता कार्य विधि किस प्रकार होती है, कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। तो इसके बारे में जानकारी ले उससे पहले अपन थोड़ा ये देख लेते हैं कि इस तरीके से इनके बीच में आप देखेंगे तो आपको पीले तो मिल रहे हैं, गोल भी मिल रहे हैं। तो पीले और गोल तो मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। हरे और यहाँ देखें तो हरे गोल मिल गए, पीले झुर्रीदार भी मिल गए, पीले झुर्रीदार मिल गए और कुछ हरे झुर्रीदार मिल गए। मतलब नए कॉम्बिनेशन जो है वो किस में आते हैं, F2PD में आते हैं। और ये नए कॉम्बिनेशन F2PD में कैसे आए, नए कॉम्बिनेशन आए एक ही तरीके से कि जो युग्मक है वो स्वतंत्र होते हैं, अगली पीढ़ी में जाने के लिए, वंशानुगत होने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ दो अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति होती है। तो ये सीधा स्टेटमेंट बन सकता है कि दो अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति होती है, जैसे कि बीजों की आकृति और उनका रंग है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल ठीक बात है। आगे बात करें, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। यहां से सबसे पहले कहा कि कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। मतलब सूचना स्रोत किसके अंदर है, डीएनए में। किसके निर्माण के लिए सूचना स्रोत है, प्रोटीन के निर्माण के लिए डीएनए के अंदर क्या है, सूचना स्रोत है। अगली लाइन में क्या कहता है, अगली लाइन में कहता है कि डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। यानी डीएनए का पर्टिकुलर एक कोई भाग होगा, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर सूचना है, इसके ऊपर क्या है, सूचना है, और जिस भाग पर सूचना होती है उस भाग को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। मतलब डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है, प्रोटीन जो है अलग अलग लक्षणों की अभिव्यक्ति को कैसे नियंत्रित करती है देखते हैं। आइए पौधों की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा, पौधा लंबा होगा। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आ जाए तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव पड़ने की वजह से वह कम दक्ष होगी और बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी और पौधा कैसा होगा, बोना होगा। अतः अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है, बहुत प्यारी बात। अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। सिंपल बात पूछे, लक्षणों यानी ट्रेट्स को नियंत्रित कौन करता है, जीन नियंत्रित करते हैं। लक्षणों को नियंत्रित कौन करते हैं, जीन नियंत्रित करते हैं। तो जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं।
यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ठीक है, तो इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में क्या है कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतान को क्या करेंगे प्रदान करेंगे। सीधी सी बात है, डीएनए दोनों जनक का समान रूप से योगदान होता है और दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में क्या करते हैं सहायता करते हैं, तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति क्या करेंगे संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे। प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होती है। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा। तो प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल क्या होता है एक ही सेट होता है, जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की कितनी प्रतियां होती है 2 प्रतियां होती है। यानी जनन कोशिका में तो क्या होगा, जो जनन कोशिका है उसमें तो जीन का केवल कितना सेट होगा एक ही सेट होगा, लेकिन जो कायिक कोशिका है उसके अंदर कितने सेट होंगे। कायिक कोशिका के अंदर यदि अपन देखें तो कायिक कोशिका के अंदर आपको कितने सेट देखने को मिलेंगे 2 सेट। फिर इनसे जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है। यदि संतति पौधे के जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो चित्र 8.5 में दिखाया गया है प्रयोग सफल नहीं हो सकता। पीछे जो दिखाया वो प्रयोग सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि जैसे 2 लक्षण हैं आर और स्मॉल वाई एक दूसरे से संलग्न रहेंगे, स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकते। यानी आर और वाई यदि एक दूसरे के चिपके हुए है ना, तो इसका मतलब है जो गोल होगा वो कैसा होगा हरा होगा। ये है सीन, लेकिन चिपके हुए नहीं रहते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। इसे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। अब फिर से एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, क्या बात बोल गया। बात बोल रहे हैं कि वास्तव में जीन सेट जो है केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर के डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं और प्रत्येक एक को क्या कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। यानी ये एक रूप से देखें तो ये जो गुणसूत्र है वो क्या है भाई साहब, ये डीएनए ही संघनित होकर के क्या बना दे रहा है। इस तरीके से डीएनए ही संघनित होकर के क्या बना रहा है गुणसूत्रों का निर्माण कर रहा है। ये गुणसूत्रों का निर्माण कौन कर रहा है, आपका डीएनए ही गुणसूत्रों का निर्माण कर रहा है। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां होती है 2 प्रतिकृतियां होती है, जिनमें से एक नर से और दूसरी प्रतिकृति मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका पैतृक अथवा मातृक यानी फादर से आए चाहे मदर से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका यानी युग्मक में जाता है। जैसे मान लीजिए ये गुणसूत्र है, अब इसमें से एक सेट ही आगे जाएगा, ये ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, सेट क्या होगा, एक सेट ही आगे जा रहा है, मतलब गुणसूत्र के 2 सेट होंगे तो क्या हो रहा है एक सेट ही आगे बढ़ रहा है। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है। इसको अपन सिंपल एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, मनुष्य में जैसे कितने गुणसूत्र है, मनुष्य में जैसे आपके 46 गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र है तो 23 और 23 है ना, 23 अलग अलग होंगे। अब ये 23 कैसे हैं, मान लीजिए ये मेल है तो इसमें कैसा होगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, और फीमेल होगी तो फीमेल में क्या सीन बनेगा कि ये 23 और 23, ये 23 में क्या होगा 22 प्लस एक्स और इसमें क्या होगा 22 प्लस एक्स। अब यहां मेल से कौन सा टाइप आएगा, मेल से यदि 22 प्लस वाई आता है तो यहां से लड़का बनेगा,
मेल से यदि 22 प्लस एक्स आता है तो किसका निर्माण होगा? लड़की का निर्माण होगा। यह होता है लिंग निर्धारण। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि यह लिंग निर्धारण की क्रिया यहाँ पे संपन्न होती है, इस तरीके से भी। तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। यानी यहाँ पे 46 थे, आधी हो गई, वापस दोनों में संतति में देखेंगे तो वापस 46 हो जाएगी। ऐसा नहीं कि इसमें 46 है फिर 92 हो गई फिर डबल हो गई, ऐसे डबल नहीं होती है। वंशागति की इस क्रियाविधि में मेंडल के प्रयोग के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशागति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशागति के इन्हीं नियमों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। क्या हम पता लग सकते हैं कि उनमें वंशानुगति किस प्रकार की होती है? फिर यहाँ से एक सवाल पूछ करके ये इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके आपके मन में जिज्ञासा छोड़ देता है। आगे बात करते हैं कि लिंग का जो निर्धारण है वो लिंग का निर्धारण कैसे हो रहा है। इसका ब्रीफ मैंने पीछे ही दे दिया कि मानव में जो लिंग निर्धारण है, आप देखेंगे कि नर से क्या आ रहे हैं? 22 प्लस एक्स आ रहा है, 22 प्लस वाई आ रहा है। मादा से 22 प्लस एक्स आ रहा है, एक ही टाइप का बनेगा। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से एक्स एक्स के साथ करता है तो संतति मादा बनेगी, और वाई के साथ करता है तो क्या बनेगी? संतति नर बनेगा। ठीक है, ये सिंपल कहानी है। तो इसमें तो अपन देख सकते हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न, जिसके कई कारण हो सकते हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अलग अलग स्पीशीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाती है। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों में जैसे कि सरीसृप में लिंग निर्धारण जो है निषेचित अंडे के युग्मक के ऊष्मायन ताप पर क्या करता है? निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, यहाँ पे सीधा सवाल पूछ सकता है इसमें से। क्या बात बोली है? कि कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण जो है निषेचित अंडे, निषेचित अंडा मतलब जो युग्मक है उसके ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, कि उसका ऊष्मायन टेम्परेचर क्या है, उसके आधार पे डिपेंड होगा कि उससे नर जन्म लेगा कि मादा जन्म लेगी। घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। भाई साहब सीधी बात पूछ ले, कौन सा प्राणी है जो अपना लिंग बदल सकता है? तो वो कौन है? घोंगा। इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है, और ये कह रहा है कि इनमें लिंग निर्धारण है वो आनुवांशिक नहीं है, लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशानुगत जीन इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की। मतलब जो जनक जीव है उनसे जाने वाले वंशानुगत जीन जो है वही यह बात को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। लेकिन यहाँ यदि अपन कहें, अभी तक आप लोग सब जगह यही सुनते आए हैं, क्या सुनते आए हैं? कि अभी तक हम मानते हैं दोनों जनकों में से एक जीन सेट संतति में जाते हैं, और ये शाश्वत नियम है, तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के क्या होते हैं? प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होता है। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स होते हैं, लेकिन पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है, दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है। अब पूछ सकता है कौन सा गुणसूत्र छोटा होता है? तो वाई गुणसूत्र छोटा होता है, ये ध्यान रखना है। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स और पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अब क्या अपन इन पैटर्न का पता कर सकते हैं? दर्शाया गया है चित्र में, वो जो पीछे अपन देख के आए चित्र। आधे बच्चे लड़के आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, और जिसे पिता से वाई गुणसूत्र मिला है वो क्या होगा? लड़का होगा। यानी लिंग निर्धारण बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी,
लड़का होगा कि लड़की होगी, यह कौन डिसाइड करता है? पिता डिसाइड करता है। इसमें माता का कोई रोल नहीं है। माता की तरफ से ऑलवेज क्या आएगा? एक्स आएगा। माता की तरफ से ऑलवेज क्या आएगा? एक्स आएगा। लेकिन यदि लड़का है तो पिता की तरफ से वाई आएगा, और लड़की है तो पिता की तरफ से एक्स आएगा। ये सिंपल कहानी है। तो बहुत ही बिल्कुल बेसिक सी बातें थी इसके अंदर। कुछ दो चार जो चीजें थी वो अपने को ध्यान रखने लायक बातें थी। आपने क्या सीखा के? तो यहां से देखो स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बना सकता। तो ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ाना अपना मुख्य उद्देश्य था इसके अंदर। जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती है। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल होती है उत्तरजीविता में वृद्धि। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक ट्रेट के जीन के दो प्रतिरूप, एक लक्षण के, एक अभिलक्षण के, यानी एक ट्रेट के जीन के कितनी कॉपी होती है? दो कॉपी होती है। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी कहते हैं, और जो व्यक्त नहीं होता है उसे अप्रभावी कहते हैं। विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मतलब किस रूप से वंशानुगत होते हैं? स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। इन्हीं की वजह से क्या होते हैं? संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न स्पीशीज में लिंग निर्धारण के कारक भिन्न भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र एक्स लड़कियों के लिए और वाई मिल रहा है तो लड़कों के लिए। जबकि सरीसृप में आपको पता है ताप से उनका जो लिंग है वो निर्धारित होता है, और घोंघा है वो अपना लिंग चेंज कर सकता है। ये कुछ यहाँ पे अभ्यास के लिए हैं, ऐसे क्वेश्चंस, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपके अनुवंशिकी वाला चैप्टर था ये एनसीईआरटी कक्षा 10 से कंप्लीट हुआ। आगे चर्चा करते हैं कौन सा चैप्टर लेना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज को पढ़ना अपना मुख्य उद्देश्य है। ओके, बाय।